हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राघवसर.com में। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पर आधारित समझ बोध प्रश्नों का समझने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हमने कुल 17 प्रश्नों का समावेश किया है, जिसमें से शुरुआती 8 प्रश्नों को हम इस भाग 1 में आपको समझा रहे हैं। तो ये समझ पर आधारित प्रश्न है। पाठ पढ़ने के बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने विवेक से कैसे बना सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, ये पूरी व्याख्या इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। चलिए हम शुरुआत कर देते हैं हमारे समझ आधारित पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन है? हमें बताना है कि दिए गए प्रश्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की पहचान करने के लिए हम आपको यहाँ पर कुछ हिंट दे रहे हैं। भौतिक परिवर्तनों में क्या होता है, उस हिंट के आधार पर आप आसानी से भौतिक परिवर्तनों की पहचान कर सकते हैं। ऐसी प्रकार रासायनिक परिवर्तनों की। देखिए, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन हैं जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण अर्थात अवस्था एवं आकार बदलते हैं, परंतु रासायनिक गुण अर्थात पदार्थ की आंतरिक संरचना या हम बोलते हैं आणविक संरचना नहीं बदलती। और चूंकि पदार्थ की आणविक संरचना नहीं बदलती, इस प्रकार के परिवर्तनों में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता और हम पुराने पदार्थ को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में केवल अवस्था बदलेगी। पदार्थ ठोस अवस्था में है तो वो द्रव या गैस अवस्था में जा सकता है, या गैस अवस्था में है तो पुनः अपनी द्रव और ठोस अवस्था में आ सकता है। साथ ही साथ आणविक संरचना अर्थात परमाणुओं की संरचना नहीं बदलेगी और नया पदार्थ नहीं बनेगा। जबकि रासायनिक परिवर्तन इसके बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें पदार्थ के भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। अर्थात पदार्थ की अवस्था और आकार तो बदलेगा ही, साथ ही साथ उस पदार्थ की आणविक संरचना अर्थात परमाणुओं के आपस में जुड़ने की व्यवस्था भी बदल जाएगी। और चूंकि आणविक संरचना बदल जाएगी, रासायनिक परिवर्तनों के बाद हमेशा एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, और चूंकि नया पदार्थ बन जाएगा तो हम पुराने पदार्थ को वापस प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो अब हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला है पेट्रोल का वाष्पीकरण। पेट्रोल का वाष्पीकरण है कि पेट्रोल एक निश्चित तापमान पर अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाएगा। यहां पर केवल अवस्था बदल रही है, पेट्रोल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल रहा है, और हम चाहें तो पुनः उस गैस को ठंडा करके पेट्रोल को तरल रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कोई नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए पेट्रोल का वाष्पीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। एलपीजी का दहन। एलपीजी हमारे घरों में लाल रंग के सिलेंडर में जो गैस भरी हुई रहती है उसे हम एलपीजी कहते हैं। इसका मुख्य घटक है ब्यूटेन C4H10। जब इसका दहन होता है अर्थात जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प अर्थात H2O में बदल जाती है और हमें ढेर सारी ऊष्मा मिलती है। इस प्रक्रिया में एलपीजी लगातार नष्ट होती जाती है और वह नए पदार्थों में बदलती जाती है। हम चाहें कि वापस से हमें एलपीजी मिल जाए, ब्यूटेन मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। धीरे धीरे हमारा सिलेंडर खाली हो जाता है। तो इस प्रकार एलपीजी के दहन में नया पदार्थ बनता है, एलपीजी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस प्रकार इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त गर्म करना। रक्त तप्त यानी उसको इतना गर्म करो कि वह खून की तरह लाल हो जाए। तो अगर हम किसी लोहे की छड़ को आग में रखकर अगर बहुत अधिक गर्म करें और वो रक्त तप्त हो जाए, तो यहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बदल रहा है। लोहे के परमाणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो पहले भी लोहा था, रक्त तप्त होने के बाद भी लोहा है। हम उसे ठंडा करके पुराने लोहे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये भी एक भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन। ठोस अमोनियम क्लोराइड को हम नौसादर भी कहते हैं। ये फिनाइल की गोलियों में मिलाया जाता है। अगर इन्हें हम थोड़ा सा गर्म कर दें तो ये गैस में बदल जाते हैं। ठोस अमोनियम क्लोराइड या नौसादर को अगर हम गर्म कर दें तो ये ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं, बीच में द्रव अवस्था नहीं आती। इसी को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के बाद अगर हम जो गैस हमें प्राप्त हुई है अमोनियम क्लोराइड की, अगर उसे हम ठंडा कर दें तो वापस हम ठोस अमोनियम क्लोराइड को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस परिवर्तन में कोई रासायनिक नया पदार्थ नहीं बनता है और हम ऊर्ध्वपातन के बाद पुनः गैस को ठंडा करके ठोस अमोनियम क्लोराइड या नौसादर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। यहां पर 4 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, लेकिन यहां रासायनिक अभिक्रियाओं की शब्द समीकरण दी रखी है। शब्दों के रूप में रासायनिक अभिक्रिया को समझा रखा है, हमें इनकी रासायनिक समीकरण बनाना है, वो भी संतुलित। चलिए पहले तो हम ये जानें कि हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों करते हैं। ये प्रश्न कभी कभी अलग से भी आ जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है। तो मैं बताना चाहूंगा, संतुलित रासायनिक समीकरण वे समीकरण हैं जिनमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनते हैं उनके परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए।
और हम ऐसा क्यों करते हैं, अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों करते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के बाद ना तो किसी पदार्थ का निर्माण होता है, ना ही किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ का विनाश होता है। यानी अभिक्रिया में ना तो पदार्थ बनता है, ना ही नष्ट होता है। और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ अर्थात उत्पाद के कुल परमाणुओं का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के कुल परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। चलिए समझते हैं हम एक एक करके। हमारी पहली अभिक्रिया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस से संयोग करके हमने अमोनिया बनाया। ये देखिए नाइट्रोजन गैस N2 गैस रूप में है, कोष्टक में हमने उसकी अवस्था दिखा रखी है जी। H2 ये भी गैसीय अवस्था में है, बनने वाली अमोनिया भी गैसीय अवस्था में है। तो यहां पर देखिए तीर के निशान के पहले इन पदार्थों को हम क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अभिकर्मक या क्रियाकारक कहते हैं, और तीर के बाद जो पदार्थ बन रहा है इसे हम क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो अभिक्रिया में पदार्थ का विनाश होता है, ना ही पदार्थ का निर्माण होता है। अर्थात अभिक्रिया के बाद उत्पाद के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के परमाणुओं का कुल द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है। तो यहां पर क्या द्रव्यमान बराबर है, जरा गौर करें। तो ये देखिए यहां पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, ये देखिए नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, N2 लिखा हुआ है, जबकि उत्पाद में नाइट्रोजन का केवल एक ही परमाणु है। इसी प्रकार क्रियाकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु, जबकि उत्पाद में हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। इस प्रकार दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। जब परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो उत्पाद और क्रियाफल का परमाणु द्रव्यमान भी बराबर नहीं होगा। अर्थात हमारी यह अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट नहीं करती। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कंकालीय समीकरण भी कहते हैं। चलिए इसको संतुलित करना सीखते हैं, कैसे संतुलित करा जाता है। देखिएगा नाइट्रोजन इधर 2 है, जबकि यहां नाइट्रोजन 1 है, तो बराबर कैसे करेंगे हम? हमेशा हम एक निश्चित संख्या को किसी भी तत्व के आगे लिखेंगे। तो यहाँ क्रियाकारक में नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, जबकि उत्पाद में नाइट्रोजन का एक ही परमाणु है, तो हम बराबर करने के लिए नाइट्रोजन के आगे 2 लिख देते हैं, तो दोनों और नाइट्रोजन की संख्या बराबर हो गई। अब हाइड्रोजन पे गौर करते हैं। सबसे पहले जिधर हमने बढ़ाया है उधर देखें, उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन के अब कितने हो गए, कैसे देखते हैं? आगे लिखे हुए अंक को और तत्व के पीछे लिखे हुए अंक का हम गुणा कर देते हैं, 2 तिया 6। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के यहाँ 6 परमाणु हैं, और इधर अगर हमें 6 करना है क्रियाकारक में तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हमें हाइड्रोजन के आगे 3 लिखना पड़ेगा। तो हो जाएंगे ना 3 गुणा 2 6, और हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। ये हमारी पहली अभिक्रिया संतुलित हुई। हम दूसरी अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया को भी गौर से देखें, क्या ये संतुलित है? यहाँ पर क्रियाकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन तो दोनों और संतुलित है। सल्फर पे गौर करें, यहाँ क्रियाकारक में सल्फर का 1 परमाणु है और क्रियाफल में भी सल्फर का 1 परमाणु है, सल्फर भी संतुलित है। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। यहाँ क्रियाकारक में ऑक्सीजन के 2, जबकि देखिए क्रियाफल में ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं? SO2 में 2 परमाणु और H2O में 1 परमाणु, तो कुल कितने परमाणु हो गए? 3। तो क्रियाफल में 3 परमाणु, जबकि क्रियाकारक में 2। यानी ऑक्सीजन हमारा संतुलित नहीं है, तो हमें ऑक्सीजन को संतुलित करना पड़ेगा। कैसे संतुलित करें? तो हमें यहां पर क्रियाकारक में ऑक्सीजन के आगे धीरे धीरे करके एक एक संख्याओं को लिखना पड़ेगा। जैसे हम पहले 2 लिख के देख सकते हैं। अगर यहां 2 लिख के देखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे ऑक्सीजन परमाणु। अगर यहां 2 लिख के देखा जाए, आगे 2 लिख दिया जाए, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, अगर मैं यहां 2 लिख दूं। जबकि यहां पर परमाणुओं की संख्या 3 है, फिर इनबैलेंस हो जाएगी। तो धीरे धीरे करके आपको फिर संख्या को आगे बढ़ाना पड़ेगा। संख्या को आगे बढ़ाते हैं, लीजिए संख्या को आगे बढ़ाते हैं हम। ऑक्सीजन के पहले 2 करे थे, अब 3 करके देख लें हम। चलो 3 कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 3 कर लें, क्रियाकारक में ऑक्सीजन के आगे 3 लिख दें, तो ऑक्सीजन के कुल परमाणु कितने हो जाएंगे? 3 गुणा 2 6 परमाणु हो जाएंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं? 3 है। अब 6 कैसे कर सकते हैं? बहुत ईजी है। कैसे कर सकते हो? देखिए, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 करना चाहें तो यहाँ हमें दोनों जगह 2 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ भी 2 बढ़ा दीजिए और यहाँ भी 2 बढ़ा दीजिए। कितने हो जाएंगे? यहाँ हो जाएंगे 2 दूनी 4, और यहाँ आगे 2 लिखा हुआ है, इसलिए एक्स ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 2 परमाणु। तो 4 और 2 इनको मिला दीजिए, जोड़ दीजिए, तो कुल हो गए 6। तो हमें ऑक्सीजन के आगे भी 3 लिखना पड़ेगा, और H क्रियाकारक में उत्पाद में H2O के आगे 2 और SO2 के आगे 2 लिखना पड़ेगा, और हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। चलिए हम फटाफट तीसरी ये समीकरण हमारे सामने आ गई है। इसको भी अगर गौर से देखें तो हमारे पास क्रियाकारक में एल्यूमिनियम के 2 परमाणु हैं, जबकि इधर एल्यूमिनियम का 1 है। यानी ये संतुलित समीकरण नहीं है, ये कंकालीय समीकरण है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए इसे हम संतुलित करेंगे। कैसे संतुलित करें? बहुत सरल है। इधर एल्यूमिनियम के 2 परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं क्रियाकारक में, मैंने क्रियाफल में एल्यूमिनियम के आगे 2 लिख दिया।
तो एल्यूमिनियम के तो संतुलित हो गए, एल्यूमिनियम संतुलित हो गया। चलिए अब हम एल्यूमिनियम के संतुलित करने के बाद क्लोरीन पर गौर करते हैं। यहाँ क्लोरीन के कितने परमाणु हो गए, आगे 2 लिखा हुआ है AlCl3 में, और क्लोरीन के पीछे 3 लिखा हुआ है। इस प्रकार 2 गुणा 3 एल्यूमिनियम के AlCl3 में, 2 AlCl3 में एल्यूमिनियम के कुल, क्लोरीन के कुल यहाँ पर 6 परमाणु हैं। क्लोरीन के 6 परमाणु हैं, जबकि यहाँ पर क्लोरीन के कितने परमाणु दिखाई दे रहे हैं आपको क्रियाकारक में, 2। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, कुछ नहीं, यहाँ पे आगे 3 लिख दीजिए। तो ये भी 3 गुणा 2 6 हो गए। तो इस प्रकार एल्यूमिनियम के साथ साथ हमारा क्लोरीन के परमाणु भी दोनों और बराबर की संख्या में हो गए। अब आप बेरियम को देखिए, यहाँ हमने 3 बढ़ाया तो बेरियम के परमाणु क्रियाकारक में 3 हो गए, तो उत्पाद में हम आगे यहाँ 3 लिख दें तो बेरियम के भी 3 हो जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ हमने 3 बढ़ाया BSO4 के आगे उत्पाद में, तो SO4 के कितने परमाणु हो गए, अब SO4 के 3 हो गए। तो यहाँ देखिए गौर से, SO4 के ऊपर होल थ्राइज करके, होल थ्राइज लिखा हुआ, कोष्टक के बाहर 3 लिखा हुआ, यानी SO4 ऑलरेडी पहले से यहाँ 3 थे। तो ऐसा करके हम इस अभिक्रिया को भी संतुलित कर सकते हैं। चलिए अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया को देखें, यहाँ पर पोटेशियम 1 है, यहाँ पर भी पोटेशियम के 1 है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन हाइड्रोजन के 2 और 1 कुल कितने हो गए, उत्पाद में हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं। क्या किया जाए बराबर करने के लिए, तो ऐसा करें, यहाँ पर अपन 2 कर दें। तो उत्पाद को गौर से देखिए, क्रियाकारक को गौर से देखें, तो 2 गुणा 2 यानी 4 परमाणु हमारे क्रियाकारक में हो गए। यहाँ पर भी 4 करना पड़ेंगे, कैसे करें, इस KOH के आगे 2 लिख दीजिए। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ, इधर भी कुल हाइड्रोजनों की संख्या हमारी 4 हो गई। लेकिन जब हमने यहाँ पर 2 लिखा KOH के आगे उत्पाद में, तो पोटेशियम के भी 2 परमाणु हो गए, जबकि इधर क्रियाकारक में पोटेशियम का 1 है, तो यहाँ भी हम आगे 2 लिख देते हैं। इस प्रकार ये अभिक्रिया भी हमारी संतुलित हो गई। इस प्रकार हमने अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखा, और ये रही आपके सामने संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए तीसरा प्रश्न है हमारा। तीसरे प्रश्न में देखिए, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। यहाँ पर भी 4 अभिक्रियाएं हैं, उनकी शब्द समीकरण दे रखी है, हमें इनकी रासायनिक समीकरण लिखना है और फिर संतुलित करना है। तो जब भी ऐसी कोई शब्द समीकरण दी गई हो और उसे रासायनिक समीकरण में बदलना हो, तो आपको तत्वों के संकेत पता होना चाहिए, किसी यौगिक का अणुसूत्र पता होना चाहिए, साथ ही साथ उस पदार्थ की अवस्था का भी ज्ञान होना चाहिए, तब आप रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। क्योंकि रासायनिक समीकरण किसी भी अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है, जिसमें हम तत्वों के संकेत, अणुओं, यौगिकों के अणुसूत्र तथा अन्य संकेतों का उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं, पहली समीकरण ये है कुछ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, अभिक्रिया हुई, इन दोनों ने मिलकर आगे क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाया और जल यानी H2O बनाया। इस अभिक्रिया को देखें, तो अगर इस अभिक्रिया को देखें तो आपको पता चलेगा अभिक्रिया पहले से ही संतुलित है। गौर करिए, क्रियाकारक में कैल्शियम का 1 परमाणु, इधर उत्पाद में भी 1, यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन के कुल 3 हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन के देखिए 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं, कुल 4 हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ 1। तो इस प्रकार ऑक्सीजन भी हमारी दोनों ओर संतुलित है। हाइड्रोजन देखें, यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं, बाहर 2 लिखा हुआ है ना, कोष्टक के बाहर 2 लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ हाइड्रोजन के भी 2 हैं, जबकि उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हाइड्रोजन भी संतुलित है। कार्बन पे आ जाइए, यहाँ कार्बन 1 है और यहाँ उत्पाद में भी कार्बन की संख्या 1 है, तो यहाँ ऑलरेडी अभिक्रिया पहले से संतुलित है, इसलिए संतुलित नहीं करना है इसे। अच्छा, इसका प्रकार बता सकते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए गौर से देखिए आप, यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस में, यानी ये जो चूना पानी है, ये चूने का पानी है, पानी में हम अगर बिना बुझा चूना मिला दें तो ये बुझे हुए चूने का जलीय विलयन बन जाता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। ये कैल्शियम कार्बोनेट ठोस रूप में बना है, पता है, ये ठोस रूप में होने के कारण पानी के जलीय विलयन में अवक्षेपित हो जाएगा सफ़ेद पदार्थ के रूप में, अविलेय पदार्थ के रूप में। अर्थात एक ऐसी अभिक्रिया हुई, अवक्षेपण अभिक्रिया हुई। आप करते हो ना, चूने का पानी लेते हो और उसमें एक मुंह में एक नली लेकर, परख नली में आपने चूने का पानी ले लिया और मुंह में एक नली लेकर, लेजम देकर उस परख नली के पानी में आप अपनी हवा छोड़ें, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड फूकें तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाता है। ये प्रयोग हम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण करते हैं जब। तो इस प्रकार अगर चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम हमारे मुंह से डालें तो इस प्रकार चूने का पानी दूधिया हो जाता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बन जाता है। तो ये भी पता चला आपको कि यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया है, और इसी अभिक्रिया के कारण जब हम दीवारों की पुताई कर देते हैं तो दीवारें सूखने के बाद सफ़ेद चमकदार हो जाती हैं। चलिए हमारा दूसरा समीकरण आ गया है, जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इन दोनों ने क्रिया करी और जिंक नाइट्रेट ZnNO3 और सिल्वर यानी Ag बनाया। संतुलित है क्या अभिकरण? यहाँ देखिए अभिक्रिया हमारी संतुलित नहीं है, इसको हमें संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित करने के लिए क्या किया जाए, आपको यहाँ पर Ag में, क्रियाकारक में AgNO3 के आगे 2 लिख दीजिए। तो सिल्वर की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, चांदी की 2, तो यहाँ पर भी Ag के परमाणुओं को 2 करने के लिए आगे 2 लिख दें।
तो Ag के संतुलित हो गए और अभिक्रिया संतुलित हो गई। देखो Zn1 2Ag, इधर भी 2Ag, NO3 यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई? अच्छा NO3 यहाँ पर, या तो पूरे NO3 को गिन लीजिए, पूरे NO3 कितने हो जाएंगे? आगे 2 लिखा हुआ 2 हो जाएंगे, और यहाँ भी NO3 के पीछे क्या लिखा हुआ 2, तो NO3 अर्थात नाइट्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु भी संतुलित हो गए। तो ये हुई संतुलित समीकरण। अगली समीकरण को गौर करें। अच्छा, इस अभिक्रिया का प्रकार देखिए, कैसी अभिक्रिया है ये देखिए गौर से, विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ हुआ क्या है, Zn Ag से अधिक क्रियाशील है, तो Zn ने क्या करा, Ag को तो हटा दिया और खुद NO3 से जाकर जुड़ गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई? ये विस्थापन अभिक्रिया हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारी तीसरी अभिक्रिया आ गई, एल्यूमिनियम Al कॉपर क्लोराइड CuCl2, इन दोनों ने मिलकर एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनाया और कॉपर बनाया। ये अभिक्रिया भी हमारी संतुलित नहीं है, यह असंतुलित या कंकाली समीकरण है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए इसे हम संतुलित करेंगे, दोनों और परमाणुओं की संख्या बराबर करेंगे। कैसे करें? तो देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम तो दोनों ओर बराबर है, तो एल्यूमिनियम पे गौर नहीं करेंगे, कॉपर पे जाइए, तो कॉपर भी बराबर है दोनों ओर। अब क्लोरीन पे चले जाओ, यहाँ क्लोरीन कितने हैं? क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, जबकि उत्पाद में क्लोरीन के 3 परमाणु हैं, तो क्लोरीन को बराबर करना पड़ेगा। क्लोरीन को कैसे बराबर करें? तो आपको यहाँ क्रियाकारक में CuCl2 के आगे कोई ना कोई संख्या लिखना पड़ेगी। पहले 2 लिख के देखें, फिर आगे बढ़ें 3 लिख के देखें। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। अगर CuCl2 के आगे मैं 3 लिखता हूँ तो बताइए क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 × 2, क्लोरीन के कुल परमाणु इधर क्रियाकारक में 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 है, ये देखो 3 है ना, बराबर करने के लिए क्या करूँ, यहाँ पर 2 लिख दूँ, तो 2 × 3, यहाँ भी क्लोरीन के 6 परमाणु हो गए। अब जब हम इधर हमने AlCl3 में आगे 2 बढ़ाया तो एल्यूमिनियम के परमाणुओं की संख्या बिगड़ गई। इधर एल्यूमिनियम के उत्पाद में 2 परमाणु हो गए, तो क्रियाकारक में 2 परमाणु करने के लिए एल्यूमिनियम के आगे मैंने 2 लिख दिया। और यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पर Cu के परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई है? 3 हो गई है क्रियाकारक में। तो क्रियाफल में भी Cu के 3 ही परमाणु बनना चाहिए, क्योंकि ना तो पदार्थ का निर्माण होगा ना ही विनाश, जितने परमाणु भाग ले रहे हैं उतने ही बनेंगे। तो यहाँ Cu के आगे भी मैंने 3 लिख दिया। ऐसा कर देने से हमारी समीकरण संतुलित हो गई है। अब हम हमारी चौथी समीकरण की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये किस प्रकार की समीकरण है, जरा गौर देख के बताइए, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। Al Cu से अधिक क्रियाशील है, तो Cu को तो उसने हटा दिया उसके यौगिक में से और खुद उसकी जगह पे जाके जुड़ गया, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया हुई। चौथी रासायनिक अभिक्रिया है हमारी बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, उन दोनों ने अभिक्रिया करी, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl का जलीय विलयन तैयार हो गया। तो यहाँ पर आप अवस्था ना भी लिखें तो चलेगा, पर यौगिकों के अणुसूत्र सही होना चाहिए और समीकरण संतुलित होना चाहिए। देखें क्या गड़बड़ी है समीकरण में, ये समीकरण भी संतुलित नहीं है, क्योंकि देखो गौर से एक एक करके, पहले बेरियम को मिलाओ, बेरियम तो संतुलित है, फिर क्लोरीन को मिलाओ, यहाँ क्लोरीन 2 हैं जबकि यहाँ पर उत्पाद में क्लोरीन की संख्या 1 ही है, तो इसको करो बराबर। जब यहाँ क्लोरीन 1 है और यहाँ इधर क्रियाकारक में क्लोरीन 2 हैं, तो उत्पाद में आप 2 लिख दीजिए, तो क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या भी 2 हो गई, दोनों तरफ बराबर। लेकिन जब आपने यहाँ उत्पाद में KCl के आगे 2 लिखा तो क्लोरीन तो 2 हो गए आपके, लेकिन पोटेशियम भी कितने हो गए? आप पोटेशियम भी 2 हो गए, जबकि यहाँ पर भी पोटेशियम 2 हैं, K2 लिखा हुआ है ना, यानी पोटेशियम के परमाणु भी 2 हैं, तो पोटेशियम भी बराबर हो गया, बेरियम भी बराबर हो गया, पोटेशियम भी बराबर हो गया, क्लोरीन भी बराबर हो गया, और SO4 भी पहले से बराबर है। अर्थात मात्र अगर हम 2 यहाँ पे लिख दें तो हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी इस प्रकार। और यह अभिक्रिया कैसी है? इसमें BaSO4 का अवक्षेप बनता है। जब 2 जलीय विलयनों को मिलाया जाता है तो क्रिया के बाद जलीय विलयन में BaSO4 का सफेद अघुलनशील पदार्थ अर्थात अवक्षेप बनता है। तो यह अभिक्रिया भी अवक्षेपण अभिक्रिया भी है और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। द्विविस्थापन देखिए, आयनों का लेन देन हुआ है, Ba गया SO4 के पास और K आ गया Cl के पास, तो यौगिकों के मध्य आयनों का लेन देन हो गया। तो ये द्विविस्थापन अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। ये लीजिए, ये हो गई आपकी सही और संतुलित रासायनिक समीकरण। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की समाप्ति पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं तो अभिक्रिया किस तरह की होगी, नाम बताइए और समीकरण भी लिखिए। अभिक्रिया की समाप्ति पर परखनली गर्म हो जाती है, अभिक्रिया की समाप्ति पर परखनली ठंडी हो जाती है। अर्थात अभिक्रिया में या तो ऊष्मा निकल रही है या अभिक्रिया में ऊष्मा ली जा रही है। तो पहले हम देख लें कि ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, चित्र को आप गौर से देखें तो आप पाएंगे कि अभिक्रिया की समाप्ति पर अगर निकाय अर्थात जहाँ अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया स्थल, यहाँ पर अभिक्रिया स्थल क्या है? परखनली। परखनली गर्म हो जाती है तो समझ जाइए कि ऊष्मा निकल रही है और वह ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे ये परखनली में अभिक्रिया हो रही है और ये ऊष्मा यहाँ पर निकल रही है, जिससे इसके अंदर भरा हुआ पदार्थ बाहर वाले वातावरण की तुलना में गर्म हो गया है। इसका उदाहरण है अनबुझे चूने का पानी में घुलना। चलिए, इसी प्रकार अगर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया स्थल यानी जहाँ अभिक्रिया हो रही है ये परखनली के अंदर, अगर वहाँ का तापमान कम हो जाए, परखनली ठंडी हो जाए, इसका मतलब है कि अभिक्रिया ने अपने वातावरण से, आसपास से या परखनली के अंदर भरी हुए द्रव से ऊष्मा ली है, तभी परखनली ठंडी हुई है। और ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
देखिए इसने आसपास से ऊष्मा ले ली, ये ऊष्मा ले ली, तो ये जो इसके अंदर परखनली के अंदर जो तरल द्रव भरा था वो कैसा हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, उसका तापमान कम हो जाएगा। इसका उदाहरण है अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना। चलिए अब उत्तर हम समझ गए कि अभिक्रिया की समाप्ति पर परख नली गर्म हो जाती है। अभिक्रिया होने के बाद परख नली गर्म हो गई, अर्थात यहाँ ऊष्मा निकली, तो ये कैसी अभिक्रिया हुई, ये हुई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये देखिए इसका उदाहरण आंसर हमारे पास ये आ गया जी। चलिए और दूसरी अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया की समाप्ति पर परख नली ठंडी हो गई, ठंडी हो गई अर्थात उसने ऊष्मा ले ली, ऊष्मा ले ली तभी तो परख नली ठंडी हुई, और तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर उसकी समीकरण भी दे रखी है हमने, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की हमसे समीकरण पूछी गई थी। तो यहाँ ध्यान दीजिए NH4Cl ये अमोनियम क्लोराइड है नौसादर, जब इसे हम पानी में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में टूट जाएगा। कौन कौन से आयनों में टूट जाएगा, ये आप जानते हैं, ये एक लवण है और लवण आयनों से मिलकर बने होते हैं, NH4 धन आयन और Cl ऋण आयन में टूट जाएगा। तो NH4Cl वास्तव में एक लवण है, लवण में धन आयन और ऋण आयन बहुत मजबूती से बंधों के द्वारा बंधे होते हैं और उनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। जब ऐसे लवणों को पानी में घोला जाता है तो इन आयनों के मध्य बने हुए बंध टूटते हैं और जो उनकी ज्यामितिक संरचना है वो बिगड़ जाती है। जब ये बंध टूटते हैं, आयनों के बीच बने हुए बंध, तो ये ऊष्मा लेते हैं, क्योंकि बंधों को तोड़ने के लिए ऊष्मा देना पड़ती है। जब ये ऊष्मा लेकर बंधों को तोड़ते हैं, अपने आयनों में बदल जाते हैं, अपनी ज्यामितीय व्यवस्था को ये बदल देते हैं, तो वो जो माध्यम है वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद ये आयन जल के आयन H धन आयन और H ऋण आयन से क्रिया करके इस प्रकार अम्ल और क्षार में बदल जाते हैं। तो कोई भी लवण जब पानी में घुलता है, खासकर NH4Cl की बात चल रही है, तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। जब आयनों में टूटता है तो बंध के टूटने से वह ऊष्मा को लेता है बंधों को तोड़ने के लिए, और वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है और परख नली का तापमान कम हो जाता है, परख नली ठंडी हो जाती है। इन अभिक्रियाओं के अंत में हम या तो ऋण लगा के ऊष्मा लिखते हैं या ऋण Q या डेल्टा H का संकेत लगाते हैं। अगर आप आपकी हथेली पर भी NH4Cl रखें और हल्का सा पानी डालें तो आपको हथेली पे बहुत ठंडक महसूस होगी, जैसे बर्फ रखी है, क्योंकि इसने आपकी हथेली से ऊष्मा ले ली। तो नौसादर या अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी और कौन सा ऊष्मा शोषी है। चार परिवर्तन हमें दिखाए जा रहे हैं, हमें उनको समझना है और फिर उत्तर देना है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला है फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट FeSO4, उसका अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना। अगर एक क्रियाकारक अभिक्रिया के बाद, अगर एक क्रियाकारक अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटे तो उसे हम अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसा तभी होगा जब क्रियाकारक के परमाणुओं के मध्य बने बंध टूटेंगे और बंधों को तोड़ने के लिए ये क्या लेगा, ऊष्मा लेगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। देखो लिखा हुआ है फेरस सल्फेट का अपघटन एक वियोजन अभिक्रिया है और वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा लेकर ही संपन्न होती हैं, तो वे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का तनुकरण है, उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा हम पानी में डालेंगे तो वो कंसंट्रेट से डाइल्यूट हो जाएगा, सांद्र से तनु हो जाएगा। और जब भी किसी अम्ल को तनु किया जाता है क्या होता है, वो जल्दी विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये देखिए H धन आयन देता है, H धन आयन फिर पानी कणों से जुड़कर H3O धन आयन अर्थात हाइड्रोनियम आयन में बदल जाते हैं। और हमेशा तनुकरण जब किया जाता है तो ऊर्जा निकलती है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। उसी प्रकार है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल में घुलना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्षार है। जैसे H2SO4 अम्ल था, इसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। जब इसे आप जल में घोलेंगे अर्थात इसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा पानी में धीरे धीरे मिलाएंगे तो ये भी डाइल्यूट हो जाएगा, तनु हो जाएगा। तो इस प्रकार यह भी एक तनुकरण की ही अभिक्रिया है। और तनुकरण की अभिक्रिया में ये देखिए जब ये पानी में जाएगा, घुलेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन देगा और ऊर्जा निकलेगी। तो जब भी किसी अम्ल या क्षार को पानी में घोला जाए या उसका तनुकरण किया जाए तो हमेशा ऊष्मा निकलती है और अम्ल और क्षार का पानी में घुलना या तनुकरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हो जाती हैं। अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना, ये तो अभी हमने देखा पिछले उदाहरण में। अमोनियम क्लोराइड नौसादर पानी में घोलोगे, ये अपने आयनों में टूट जाएगा। जब ये आयनों में टूटेगा तो आयनों को तोड़ने के लिए, बंधों को तोड़ने के लिए ऊष्मा लेगा और आपकी हथेली या परख नली ठंडी हो जाएगी। ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। छठा प्रश्न है हमारा, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखिए, एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश एवं विद्युत के रूप में दी जाती है। यानी हमें सबसे पहली बात प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। प्रश्न को हमने समझा तो हमें पता चला कि यहां हमें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के बारे में लिखना है। और ऐसी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं जिनमें जो ऊर्जा है वो तीन अलग अलग प्रकार से ली जाएगी। एक बार ऊष्मा अर्थात गर्मी के माध्यम से ली जाएगी, दूसरी बार प्रकाश यानी सनलाइट के रूप में ली जाएगी, तीसरा है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ली जाएगी। ऐसे तीन उदाहरण ढूंढ के हमें यहां लिखना है।
चलिए कोशिश करते हैं। वियोजन अभिक्रियाएं में एक अभिकारक होता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, अर्थात ये अभिक्रियाएं बंधों को तोड़ने के लिए ऊर्जा लेती हैं। तो समस्त वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। इन अभिक्रियाओं के पूर्ण होने पर ऊष्मा ले लेने के कारण जहां यह अभिक्रिया हो रही है निकाय या परखनली, उसका तापमान कम हो जाता है, वो स्थान ठंडा हो जाता है। पहला है चूना पत्थर को गर्म करना। चूना पत्थर को गर्म किया जाए, देखो वियोजन अभिक्रिया है, दिख रही है वियोजन अभिक्रिया, ये एक क्रिया कारक है और दो क्रियाफल हैं, अर्थात एक पदार्थ दो पदार्थों में टूट रहा है, तो है वियोजन अभिक्रिया। अब ऐसा कराने के लिए बंधों को तोड़ना पड़ेगा और बंधों को तोड़ने के लिए ये ऊष्मा लेगा। तो यहाँ पर ऊष्मा ये गर्मी के रूप में ले रहा है। हमें चूना पत्थर CaCO3 को बहुत अधिक गर्म करना पड़ता है कोयले की भट्टियों में, तब जाकर ये बिना बुझे चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा या गर्मी के रूप में ली जा रही है। प्रश्न में हमसे यही पूछा था। ये पहला उदाहरण हुआ। चलिए अगला उदाहरण है, ये देखो गर्म करना पड़ रहा है। जल का विद्युत अपघटन, अर्थात अगर हम पानी लें और पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो पानी भी अपने परमाणुओं में टूट जाएगा, अपने अवयवी तत्वों में टूट जाएगा। ये देखिए H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करी तो वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। यह है विद्युत अपघटन। तो वियोजन अभिक्रिया है, एक क्रिया कारक दो क्रियाफल, टूटने की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। इसके लिए हमें बंधों को तोड़ना पड़ेगा। बंध तोड़ने के लिए हम यहां ऊर्जा किस रूप में दे रहे हैं? विद्युत के रूप में दे रहे हैं। तो पानी में से हमने विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करी तो पानी के अणुओं का वियोजन हो गया, वो अपने अवयवी तत्वों में टूट गया। तो यहां भी ऊष्मा ली जा रही है, ऊर्जा ली जा रही है, लेकिन विद्युत के रूप में ली जा रही है। अगला उदाहरण है, देखिए इलेक्ट्रिसिटी का निशान आ गया। फोटोग्राफिक फिल्म पर फोटो का बनना। फोटोग्राफिक फिल्म पर AgBr का लेप होता है और जब उस पर प्रकाश गिरता है तो वह टूटकर दो क्रियाफलों Ag और Br में बदल जाता है। ब्रोमीन तो गैस से उड़ जाती है और इस Ag के कारण ही फोटोग्राफिक फिल्म पर सामने वाली वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है, फोटो बन जाता है। तो यहाँ इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश चाहिए। गर्म करने से अभिक्रिया नहीं होगी, विद्युत देने से अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पर ऊर्जा प्रकाश के रूप में देना पड़ेगी। तो ऊर्जा प्रकाश के रूप में आई और यह अभिक्रिया संपन्न हुई। तो इन तीनों अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहेंगे, क्योंकि वियोजन अभिक्रियाएं हैं। देखिए एक क्रिया कारक दो क्रियाफल, तो है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, लेकिन एक में ऊष्मा ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ली जा रही है, एक में ऊष्मा विद्युत के रूप में ली जा रही है, एक में ऊष्मा प्रकाश के रूप में ली जा रही है। देखो फोटो सनलाइट, सूर्य का निशान आ गया। तो ये हमारे तीन उदाहरण हमें मिल गए। अब हम अपना उत्तर बना सकते हैं। क्या हुआ उत्तर? वियोजन अभिक्रियाएं जो ऊष्मा विद्युत और प्रकाश के रूप में ऊर्जा का अवशोषण करती हैं वो निम्नानुसार है। चूना पत्थर को गर्म कर बिना बुझे चूने में बदलना, यहाँ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ली जा रही है। जल का विद्युत अपघटन, यहाँ ऊर्जा विद्युत के रूप में ली जा रही है। फोटोग्राफिक फिल्म का बनना, यहाँ ऊर्जा प्रकाश के रूप में ली जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। दवा की बोतल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, रंगीन क्यों होती है? देखिए रंगीन है, डार्क गहरे काले कलर की, ऐसा क्यों है? चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि जो दवाइयाँ हैं उनको रंगीन बोतलों के अंदर क्यों रखा जाता है। ध्यान दीजिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। कुछ पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित हो अन्य पदार्थों में बदल जाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकाश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, इन्हें हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके पहले हमने देखा था फोटोग्राफिक फिल्म पर फोटो का बनना, वो भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। जब प्रकाश पड़ता है तभी वह अभिक्रिया होती है। तो कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं। जैसे एक और मैं नया उदाहरण आपको यहां बता रहा हूं। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। समीकरण से बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए ये वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर क्रिया कारक जो है, ये देखिए क्रिया कारक हमारे जो क्रिया में भाग ले रहा है वो एक है, जबकि क्रियाफल कितने हैं? यहाँ पे दो हैं। वियोजन अभिक्रिया है और जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है और AgCl का सफेद रंग इस Ag के कारण धूसर रंग का हो जाता है। तो हुई ना ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो कई सारी अभिक्रियाएं प्रकाश या सनलाइट की उपस्थिति में होती हैं, अर्थात एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, नए पदार्थों में बदल जाता है। अब अगर हमारी कांच की बोतल सफेद होती तो क्या होता? दवाई की शीशी अगर सफेद कांच पारदर्शी कांच की बनी होती तो क्या होता? इसके अंदर सूर्य का प्रकाश चला जाता और जैसे ही इसके अंदर सूर्य का प्रकाश जाता है इसके अंदर जो दवाई भरी हुई है वो क्या है? दवाई भी तो एक रासायनिक यौगिक है, रासायनिक पदार्थ है। वो उस प्रकाश के कारण वियोजित हो जाएगा, टूट जाएगा और नए पदार्थ में बदल जाएगा। तो इससे दवाई भी तो खराब हो गई हमारी। साथ ही साथ हो सकता है कि इस दवाई को अगर फिर किसी बच्चे ने या किसी व्यक्ति ने पी लिया तो उसके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए दवाइयों को हमेशा गहरे या काले रंग की कांच की बोतलों के अंदर रखा जाता है ताकि सूर्य का प्रकाश इसके अंदर ना पहुंचे और सूर्य के प्रकाश के कारण इस प्रकार पदार्थ का वियोजन ना हो और दवाई खराब ना हो, उसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। अच्छा, आपने बोतलों पे भी गौर से देखा होगा, लिखा रहता है कि बोतलों को आप ठंडे अंधेरे वाले स्थान पर ही रखें, गर्म या धूप में ना रखें ताकि वो खराब ना हो। तो हमारा उत्तर हमारे सामने आ गया है, क्यों दवाइयों को रंगीन बोतलों में भरा जाता है, आपने देख लिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मैग्नीशियम का रिबन जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो सफ़ेद रोशनी के साथ सफ़ेद यौगिक X बनाता है। यदि जलती हुई रिबन को नाइट्रोजन जार में ले जाया जाए तो यह जलती रहती है और एक यौगिक Y बनता है। तो X और Y यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना है।
और एक्स का जल में विलयन बनाना है और बताना है कि वह अभिक्रिया क्या है और उसको संतुलित करना है। दिखने में बड़ा कठिन सा प्रश्न लग रहा है, समझेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश करते हैं, वो जैसा जैसा कह रहा है ना वैसा वैसा अपन करते जाओ। चलिए क्या कहा उन्होंने कहा कि आपको पहले मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाना है। ये देखिए एक बच्चा मोमबत्ती या बर्नर या स्प्रिट लैंप की लौ में मैग्नीशियम रिबन को थोड़ा सा गर्म करता है और उसके बाद मैग्नीशियम रिबन स्वतः अपने आप ही जलता है फुलझड़ी की तरह, ये जलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो रहा है। मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन में जलाई जाती है, जैसा चित्र में दिखाई दे रही है, तो कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके MgO अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड ही सफेद रंग का चूर्ण होता है। जो वो जलती जाएगी ना मैग्नीशियम रिबन, तो नीचे टेबल पे गिरता जाएगा। आप उसे कांच या परखनली में भी जलाकर इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बन गया जब हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया। तो एक उत्तर तो हमें मिल गया कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफेद रंग का पदार्थ बनता है। एक्स उसका नाम और उसका रासायनिक सूत्र लिखना है, तो वो पदार्थ हमारा हो गया ये। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात क्या कह रहा है। दूसरा कहा उन्होंने, दूसरा कह रहे हैं वो कि अगर इसी मैग्नीशियम रिबन को अब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में न जलाते हुए नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाएं, नाइट्रोजन जार में जला दो, तो क्या होगा। बिल्कुल मैग्नीशियम नाइट्रोजन से क्रिया करके भी जलेगी, लेकिन एक बार मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से मिलकर एक नया यौगिक बनेगा। तो जब जलती हुई मैग्नीशियम रिबन को हम नाइट्रोजन के जार में ले जाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन नाइट्रोजन के साथ भी जलती है और ऊष्मा देती है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। लेकिन यहां पर एक नया यौगिक बनता है और उस नए यौगिक का नाम है मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये लीजिए, एक नया यौगिक बन गया। तो हमारे पास दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम नाइट्रोजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो एक यौगिक Y बनता है, उसका रासायनिक सूत्र लिखिए, तो Mg3N2 वो यौगिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भाग कह रहा है कि अगर हम x यानी इसका x मतलब इस MgO का क्या करें, जलीय विलयन बनाएं, अर्थात इसे पानी में घोलें, तो होने वाली रासायनिक समीकरण लिखना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण हमने पानी में घोला, पानी में घुलते ही ये अभिक्रिया हुई, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस H2O क्या बना, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तुरंत, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये एक प्रकार का क्षार है, ये तुरंत पानी में अपने आयनों में टूट जाएगा, Mg धन और OH ऋण आयन। इस OH ऋण आयन के कारण जलीय विलयन क्षारीय हो जाएगा। अगर मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन में लाल लिटमस पेपर ले जाऊं तो वह नीला हो जाता है, अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये आपको यहां तक समीकरण लिखना है केवल शुरू वाले। तो हमारे पास सभी प्रश्नों के उत्तर आ गए हैं, हम अपना उत्तर बना लेते हैं। तो पहले तो हमें एक्स और वाई यौगिक के नाम लिखना। एक्स मैग्नीशियम तार जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला तो MgO बना। वाई यौगिक कब बना, जब मैग्नीशियम तार नाइट्रोजन की उपस्थिति में जला तो Mg3N2 अर्थात मैग्नीशियम नाइट्रेट बना। और फिर X अर्थात MgO को हमने पानी में घोला तो ये रासायनिक समीकरण हुई, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, यानी क्षारीय जलीय विलयन तैयार हो गया। इस प्रकार आपने समझ बोध पर आधारित महत्वपूर्ण 8 प्रश्नों को देखा और उनके सटीक उत्तरों को जाना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है तो आप अपने साथियों और मित्रों को अवश्य भेजें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।